नमस्कार भारतीयों। मेरा नाम अमित तिवारी है और मैंने आज से एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बारे में सोचा है, जिसका नाम मैंने रखा है भारतीयों की सोच। तो सबसे पहले मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ ताकि आप फैमिलियर हो सकें कि मैं क्या और क्यों इस वीडियो में बताना चाहता हूँ और मेरा मकसद क्या है, ताकि आप इस चीज़ों को समझ सकें और आत्मसात कर सकें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं शाहजहाँपुर यूपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने पढ़ाई के तौर पर बीएससी कंप्लीट की है और मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है यूपीटीयू गाज़ियाबाद एवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज से। और उसके बाद मैंने एलएलबी की थी, क्योंकि मैं कुछ प्रिपरेशन कर रहा था आईएएस पीसीएस की, तो मेरा नाम आ गया था। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की। कुछ साल मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के टॉप लॉयर्स के साथ काम भी किया। केसों को करीब से देखा, लोगों को करीब से जानने की कोशिश करी। यहाँ तक कि मैं बहुत ज़्यादा घूमने का शौकीन इंसान भी हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी किया है और देश के अलग अलग हिस्सों में रहा भी हूँ, जैसे गाज़ियाबाद, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, पुणे, बेंगलोर, बॉम्बे, जयपुर, चंडीगढ़, हैदराबाद, कलकत्ता। तो लोगों को बहुत पास से मैंने देखा है, समझा है और जाना है कि आज के भारत, जो बदलता हुआ भारत है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो बदलनी चाहिए, और जो पुराने भारत था उसमें वो क्या ऐसी चीज़ें थी जो अब हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी भारत में वो चीज़ नहीं है जो आज के लोगों को चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, तो पुराने ज़माने में राजाओं के समय में जब राजा कोई घोषणा करवाता था या किसी तरीके का कोई भी एक फरमान जारी करता था, तो वो पूरी प्रजा के लिए एक आदेश हो जाता था और सब उसको मानते थे। उनका न्याय आखिरी न्याय होता था और उनके दरबार में बैठे मंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह और उनके मशवरे के बाद जो राजा न्याय करता था वो सबको मान्य होता था। ऐसा क्यों था? कभी सोचा है आपने कि एक इंसान, सिर्फ एक इंसान जो राजा है, वो जो कह रहा है वो सच है, जो फरमान जारी कर रहा है वो सबके लिए मान्य है? और आज के भारत में सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इतना सब होने के बावजूद भी अगर इंसान को न्याय नहीं मिल रहा है या न्याय मिल रहा है तो उससे संतुष्ट नहीं है। इतने तरीके के बदलाव आते हैं कानून में, इतने तरीके के कानूनों को बदला जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है, फिर भी इंसान संतुष्ट नहीं है। खरीदे जा रहे हैं लोग कानून के लिए कि कानून से कैसे बच सके, सबूत और गवाह मिटाए जाते हैं, फिल्मों में से लेके और वेब सीरीज से लेके और पता नहीं कहाँ कहाँ हम ये सब चीज़ें देखते रहते हैं। पर क्या राजा का ज़माना या राजाओं के समय का ज़माना या प्राचीन भारत का समय सही था, या आज के समय में जो हम जी रहे हैं या देख रहे हैं वो समय सही है? यानी कि प्राचीन भारत या आधुनिक भारत, हम किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? क्या प्राचीन भारत में लोग ज़्यादा खुश थे या आधुनिक भारत में ज़्यादा खुश हैं? क्या प्राचीन भारत में सांस लेना आसान था या आधुनिक भारत में सांस लेना आसान है? क्योंकि नए ज़माने में बदलाव हुए हैं। बदलाव ऐसे हुए हैं कि आधुनिकता ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसमें आधुनिकता जुड़ी होती है। हम में हर एक चीज़ के लिए आज के ज़माने में वो चीज़ मुहैया कराई जा रही है ताकि वो आसानी से और सबसे आसानी से पूरी की जा सके, या उसके द्वारा एक इंसान का काम आसान हो सके। पर क्या इन सब के बावजूद भी इंसान संतुष्ट हैं? क्या इंसानों को आज के समय में जो मिल रहा है देश या विदेश में, इससे वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिल रहा है? मुझे नहीं लगता है। क्योंकि सबसे पहले, जैसे मैं कानून के बारे में बात कर रहा था, तो कानून, पहले राजा एक फरमान जारी करता था और कुछ कानून होते थे वो सबके लिए एक समान थे, हर एक जाति, धर्म, समुदाय और हर एक के लिए। आज हर एक चीज़ का अलग अलग कानून है, हर एक चीज़ के लिए अलग व्यवस्था बनी हुई है। सबके लिए एक वर्ण व्यवस्था है, सबके लिए एक जाति व्यवस्था है, सबके लिए एक धर्म की व्यवस्था है। उनके हिसाब से कानून बने हुए हैं, सड़क पे कैसे चलना है, मंदिर मस्जिद में क्या करना है, आपको अगर कहीं पे कोई चीज़ लेनी है तो उसके लिए किस तरीके का लाइसेंस लेना है, अगर आपको किसी चीज़ का इस्तेमाल करना है तो क्या लाइसेंस लेना है, कुछ ख़रीदना है, कुछ बेचना है तो उसके लिए क्या कानून है, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो क्या कानून है, और गलत नहीं हुआ है और अगर आप गलत करना चाह रहे हैं तो उस कानून को आप कैसे जान के बच सके। सब कुछ है। सब कुछ होने के बावजूद भी न्याय नहीं है। मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो छूट रहा है, चूक रहा है।
यानी कि अभी भी कानून का डर इंसानों में नहीं है। ये भारतीयों की एक ऐसी सोच है जो समय के हिसाब से ऐसे बदली है कि आज का भारत में हर एक इंसान ये सोचता है कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके का तोल मोल बोल, मतलब किसी को भी तोल सकते हो, उसका मोल लगा सकते हो और जैसा चाहो वो बोल सकते हो। आज़ादी है संविधान के अनुसार। हमारे देश में कहा गया है, संविधान आपको आज़ादी देता है, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, कि मैं जैसा चाहूँ वैसा रह सकता हूँ, वैसा बोल सकता हूँ। आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, यानी सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट इन द सेंस कि आप जेल में हो या बाहर हो, हर एक इंसान परेशान है। हर एक इंसान को एक ही चीज़ से दिक्कत है कि भाई ये बताओ कि ये जो चीज़ हो रही है ये मेरे साथ ही क्यों हो रही है। कोई इंसान जेल में है तो उसको बेल नहीं मिल रही है, और जो इंसान बाहर है वो क्राइम कर लेता है, और क्राइम करने के बाद कहता है जी मैंने तो ऐसा क्राइम किया नहीं, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कोई कानून बना हुआ है। फिर उसके बावजूद न्याय में इतना देरी होती है कि एक इंसान मतलब लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दे। ये कहा जाता है कि एक हरा पेड़ सूख जाए अगर कोई इंसान जेल के चक्करों में या कानून के चक्करों में फंस जाए, मतलब सब कुछ बेच दे, तब भी इंसान को न्याय नहीं मिलेगा। आज तक मुझे एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने मुझसे बोला हो कि हाँ जी जो फैसला हुआ है उससे मैं संतुष्ट हूँ। हाँ, थोड़ी देर के लिए वो ये जरूर कहेगा कि भाई मेरे पक्ष का मामला जो था वो सुलझ गया है और इस मैटर से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन फिर भी मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, मुझे इससे और ज़्यादा इसको सज़ा दिलवानी है। या जिसको अगर सज़ा मिल चुकी है वो ये कहेगा कि भाई ये गलत फैसला लिया गया था, मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा क्योंकि मुझे सज़ा गलत मिली है। यानी कि कहीं ना कहीं इंसान, जो इतने लोग, इतने दिमाग, इतने सारे ओहदे, इतने बड़ी बड़ी पोस्टें, इतने बुद्धिजीवी, इतने ज्ञानी लोग होने के बावजूद भी इंसान ये कहता है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और कहाँ वो एक राजा, एक राजा बस ये कह देता था कि आपने ये गलत किया है, आपके साथ ये हुआ है, आपको ये कारावास मिलेगा या आपको ये सज़ा मिलेगी, और सारी की सारी प्रजा, सारे मंत्रिमंडल, सब लोग संतुष्ट। सबका एक ही बात कहना था कि राजा का न्याय बहुत अच्छा हुआ, हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, राजा बहुत दयालु है, राजा ने न्याय करते समय भी दया दिखाई। और हमारे यहाँ दया के लिए सबसे आखिर में जो याचिका दी जाती है वो राष्ट्रपति को दी जाती है। तो मतलब तब भी वो एक इंसानी को ही दी जाती है, कोई रोबोट को नहीं दी जाती है। अब अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ, जैसे मैं हर एक चीज़ के बारे में धीरे धीरे हर एक वीडियो में आपको बताना चाहूँगा, धीरे धीरे हर एक चीज़ों के बारे में आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं सोचता हूँ शायद आप सब भी सोचते होंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो ऐसा है जो बहुत ज़रूरी है बदलना। और आने वाले समय में मैं जो आपको वीडियो में बताऊंगा उसमें से, जैसे मैं आपको बताऊं कि आतंकवाद हो गया, पढ़ाई या एजुकेशन सिस्टम हो गया, पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस हो गए, एजुकेशन सिस्टम हो गया जो हमारा बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है, साथ ही साथ कानून में कितने लूप होल्स हैं या क्या चीज़ें हमें चेंज करनी चाहिए, फिर स्पिरिचुअली क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म से हम बहुत लोग जुड़े हुए हैं। और आज के ज़माने में कई केस ऐसे मैंने देखे हैं जहाँ पे लोग धर्म गुरु बन जाते हैं और कहते हैं मेरे धर्म में इतना पैसा नहीं है तो मैं इस धर्म का गुरु बन गया। कई लोग कहते हैं कि भाई मैं इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। आदमी आज के ज़माने में खुद ही कंफ्यूज है कि वो किस तरीके से क्या करे कि उसको वो मिल जाए जो वो चाहता है, लेकिन उसके हर एक सीढ़ी, हर एक तरीका गलत है। सबको आज के ज़माने में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए, पैसा। कोई भी हो, कोई भी, मतलब कोई भी हो। एक स्टूडेंट से पूछ लो तो वो पढ़ाई नहीं करना चाहता, उसको पैसा चाहिए। एक बिजनेसमैन हो, उसको अच्छा बिजनेस और बिजनेस से पैसा चाहिए। एक पॉलिटिशियन, उसको अच्छी पोजीशन और उस पोजीशन से पैसा चाहिए। एक धर्मगुरु, अच्छा पैसा चाहिए या अच्छी एक पंडाल चाहिए जहाँ पे 5-6 हज़ार या 1,000 लोग आने चाहिए, रोज का अच्छा चंदा या रोज का अच्छा पैसा आना चाहिए। एक मंदिर हो, उसमें अच्छा पैसा आना चाहिए। मस्जिद हो तो उसमें अच्छा अच्छा पैसा आना चाहिए। और कमाल की बात यह है कि मंदिर से ज़्यादा पैसा या मंदिर से ज़्यादा चढ़ावा मस्जिदों में होता है या दरगाहों में या मुसलमानों की बनाई हुई इन छोटी छोटी चीज़ों में होता है, जहाँ खुद मुसलमान 11 रुपये नहीं चढ़ाते, उनका धंधा भी हिंदू चलाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा आने वाले वीडियो में कि विस्तार से कि इन सब चीज़ों के पीछे कारण क्या है।
आज मैं जैसे ये बताना चाह रहा था, क्योंकि मैं आज पहला वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग आत्मसात हो सकें, इन चीज़ों को समझ सकें, यहाँ तक कि ये भी जान सके कि अगर हिंदुस्तान में न्याय है तो वो किस तरीके का है। जैसे आज सबसे छोटे चीज़ के बारे में बात करते हैं, फिर अगली बात बड़े वीडियो में करेंगे और इससे बड़े वीडियो में करेंगे और बड़ी तरीके से करेंगे। सबसे छोटा मामला क्या होता है? चोरी का। किसी पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दो, या कोई आपने फरमान जारी किया है उसकी नाफरमानी हो रही हो, या आपने कोई सिग्नल तोड़ दिया हो। ऐसे छोटे छोटे चीज़ें जो आज देश में करते हैं लोग, आम आम मतलब एक आम बात है कि छोटे छोटे मामलों में लोग जेल में पड़े हुए हैं। ओवर क्राउडेड जेलें भरी हुई हैं, क्षमता से भी ज़्यादा, और केस इतने हैं कि एक जज के पास रोज के हिसाब से कम 60 से 100 केस सुनने हैं, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 60 या 100 केसों की सुनवाई एक दिन में कर सके। तो वो 100 केसों में से या 60 केसों में से 40 केसों में तारीख दे देता है, 10 केसों में से 4 या 2 की गवाही करता है, 2 की बेल होती है, 4 लोगों के बारे 4 को जेल होती है, और बाकी फिर ये होता है कि ऐसा है कि अब अगली तारीख पे देखते हैं। अभी इतने जज नहीं हैं, इतने कोर्ट के पास टाइम नहीं है, और ऊपर से इन छोटे छोटे मुकदमों के लिए पुलिस को दौड़ना है, चार्जशीट बनानी है, सारा काम करना है, सब कुछ समझाना है, सब कुछ पेश करना है। कैसे पेश करना है ये पुलिस को अपना गिरेबान बचाने के लिए जल्दी जल्दी वो अपने हिसाब से पेश करते हैं। वहाँ पे बैठा पेशकार और सरकारी वकील अपना गिरेबान बचाने के लिए वो अपने हिसाब से पेश करता है कि भैया मेरी भी अपनी सैलरी बनती रहे और सामने वाले को सज़ा मिले तो मेरा भी प्रमोशन होता रहे। जज भी सोचता है कि सज़ा जितनी दूंगा मेरा प्रमोशन जल्दी होगा, बरी करूंगा तो बेफालतू में सरकार का खर्चा बढ़ेगा। सब अपने बारे में सोच रहे हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है सामने वाले इंसान ने सच में क्राइम किया है कि नहीं किया है। क्यों? क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा हो मर गए, आपने क्या किया क्या नहीं किया। सबको ये पता है कि मुझे अपना फ़ायदा दिखना चाहिए, पैसे से, पोजीशन से, पावर से। जिस जो पोजीशन पर बैठा है, जो पावर लेके बैठा है, या जिसके पास जो पैसा है, वो हर एक इंसान अपने हिसाब से उस चीज़ को चलाना चाहता है। अब एक चोर है, उसने चोरी करी, अब वो चोरी की है या नहीं की ये नहीं पता, क्योंकि कई बार तो केस ऐसे बना देती है पुलिस कि पुराना केस चल रहा था, कहीं चोरी हो गई और उसको चोर नहीं मिल रहा है, तो उनने पुराने किसी बेल पे छूटे हुए चोर को पकड़ के उसको मीडिया के सामने ला के डाल दिया कि भाई लो 24 घंटे के अंदर केस हमने सुलझा दिया। जज के सामने पेश भी कर दिया, वो जेल चला गया, 1.5 साल 2 साल जेल में रहा। अच्छा, चोरी की सज़ा 420 में सज़ा 3 साल ही की है, तो 3 साल की सज़ा अब जज देखता है 2 साल तो इसको हो ही गया है, तो वो कहता है भैया ऐसा इसको छोड़ दो। और उसमें भी एक नियम है हमारे यहाँ, एक जिसको कहते हैं कटी। कट्टी का मतलब होता है, मतलब कि आपने अपने लगभग गुनाह कबूल कर लिया है और आपको जज अपनी बिताई हुई अवधि के अनुसार उस जेल से बरी छोड़ सकता है या बरी कर सकता है, या दूसरा कि आपको कुछ मुजलका दे के आपको जेल से रिहा कर दिया जाता है। दूसरा ये लोक अदालत, जिसमें लोक अदालत में लोग पहुंचते हुए कट्टी लेके या अपना वो मुजलका लेके कि सर मैंने ये किया, मैं इतना टाइम हो चुका हूँ, लोक अदालत उनको छोड़ देती है। यानी कि जो काम पुलिस के लेवल पे हो सकता था कि पुलिस वहाँ पे देख सकती थी कि ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है या क्राइम है, इसको बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या इसको जेल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, या इसको समझाना चाहिए या इसको सुधार कर भेजना चाहिए, या इसकी मानसिकता क्या है इसके बारे में बात करना चाहिए, कोई नहीं इससे इंटरेस्ट लेता है। सारा का सारा खेल मानसिकता का है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा अपने हर एक वीडियो में आज, क्योंकि मैंने चैनल का नाम ही इसलिए रखा है भारतीयों की सोच, और सोच हमारी मानसिकता से जुड़ी हुई है। हम किस तरीके से किसको क्या देखते हैं, उस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी मानसिकता के पीछे जाना चाहिए। कोई क्रिमिनल जो है वो ये नहीं सोचता है कि मैं जो क्राइम कर रहा हूँ उसके बाद मुझे क्या होगा, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे केसेस में, छोटे केसेस में, या तो वो अनपढ़ होते हैं, या वो कोई नशा कर रहे होते हैं, या वो किसी नशे के आदी हो चुके होते हैं जिसके लिए उनको पैसा चाहिए होता है, या वो इस हद तक पहुंच चुके होते हैं कि उनको ये लगता है कि नहीं अगर मैंने ये चीज़ मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, मुझे पैसा चाहिए कहीं ना कहीं से। तो कुछ तो मतलब शराब के ठेकों के बाहर या होटलों के बाहर खड़े होकर पैसा मांगते हैं कि सर मुझे घर जाना था, मेरे पास पैसे नहीं है, सर वो ऐसा है कि मेरा पर्स चोरी हो गया, मुझे पैसे नहीं है, मुझे आप 50 रुपये दे दो, मैं घर जाना चाहता हूँ, कि किसी भी तरीके से वो नशा कर सके। मैं अपना आपको एक लाइव
एक स्टोरी या कहानी बताता हूँ कि मैं गाज़ियाबाद में था और दिलशाद गार्डन बॉर्डर पे एक सरकारी ठेका है, मतलब दारू का। मैं ऑफिस जा रहा था, सुबह के 10:30 बजे थे। एक बंदा अच्छा खासा सूट बूट टाई पहने हुए मेरे पास आया और बहुत प्यार से उसने बोला, गुड मॉर्निंग सर। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। बोले, सर आई एम फेसिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम, इफ़ यू प्लीज़ हेल्प मी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मतलब कि वो ये कहना चाह रहा था कि मैं अच्छी पोजीशन पे हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ, इंजीनियर हूँ या सेल्स में हूँ और टाई सूट पहना हुआ हूँ सर, और मैं इस समय बहुत बुरी कंडीशन में, मेरा पर्स चोरी हो गया और मुझे मेरठ जाना है, मुझे 65 रुपये आप दे दीजिए और आप मुझे अपना गूगल पे या फ़ोन पे नंबर दे दीजिए, मैं आपको घर पहुँचते ही 65 रुपये दे दूँगा। अच्छा, मैं ऐसा इंसान हूँ कि मुझे हमेशा ये लगता है कि किसी इंसान को पैसा देने का मतलब उसको बढ़ावा देना है। अगर कोई इंसान मुझे लगता है कि रास्ते में गरीब है या कोई इंसान लगता है कि कोई परेशानी में है, तो मैं उससे पूछता हूँ, आज भी पूछता हूँ कि क्या परेशानी है, किस वजह से आप ये कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। खाने का मन है तो मैं खाना दे देता हूँ, कहीं जाने का मन है तो चले जाओ, मैं उसका किराया दे देता हूँ। अगर आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है पुलिस केस का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ भी किया है, तो मैं कानून के हिसाब से ये भी सोचता हूँ कि अगर इसको कोई परेशानी है तो मैं उसकी हेल्प कर सकता। मैंने आज तक कभी किसी से कानूनी रूप से 1 रुपये नहीं लिया है, क्योंकि मैं रेगुलरली कोर्ट नहीं जाता हूँ। कानून मैंने पढ़ा था सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमोलॉजी, पामिस्ट्री, सामुद्रिक शास्त्र, संहिता, चरिक संहिता, वेद पुराण, लॉ, सारे ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, सब कुछ मैं पढ़ता रहता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी मेरी खुद की अपनी लाइब्रेरी भी है, मतलब मुझे पढ़ने का शौक़ है। तो पढ़ने के हिसाब से मैंने जब लॉ किया तो मुझे लगता था कि जहाँ जिसकी ज़रूरत है वो पूरी करता था। तो उस दिन वो बंदे ने जब मुझसे बोला तो मुझे मेरा सिक्स सेंस और मेरा ज्योतिष या मेरा दिमाग कह रहा था कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। मैंने, ठीक है चलिए, आपको मेरठ जाना है, थोड़ी देर में बस आएगी, मैं आपको बस में बैठा। नहीं सर, आप क्यों मेहनत करेंगे, आप मुझे 65 रुपये दे दीजिए, मैं चला जाऊँगा। मैंने कहा कि क्यों, कोई बात नहीं, मैं आपको बैठा देता हूँ, आप आराम से चले जाइए, 65 नहीं, मैं आपको 100 रुपये दे दूँगा। आपको रास्ते में कुछ, आपको मान लीजिए पानी नहीं पीना, मैं पानी भी दे दूँगा, आप चलिए, आपका मैं 10-15 मिनट वेट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, भले ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। लेकिन बंदा जिद पे अड़ा रहा कि नहीं सर, आप लेट हो जाएगा, सर प्लीज़ आप जाइए और मुझे 65 रुपये दे दीजिए, भरोसा नहीं है क्या आपको। और अब देखिए सर, मैं कोई गरीब घर का नहीं हूँ, मैं अच्छे घर से हूँ, बस आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। कोई टाई सूट पहना इंसान, कोई इंसान अगर आपसे ऐसी बातें कहे तो आपको भी गिल्टी फील होगी कि यार, कि शायद आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो एक 65 रुपये के लिए, कि आप उसको बस में बैठाने के लिए जिद कर रहे हो। मैंने उसको 100 रुपये दे दिए, लेकिन दिल नहीं मान रहा था, तो मैं थोड़ी दूर जाके दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास एक कोने में खड़ा हो गया, यह देखने के लिए कि ये बंदा करता क्या है, जबकि दिल कह रहा था कि ये गलत करेगा। और 5 मिनट उसने इधर उधर देखा कि जब मैं नहीं दिख रहा हूँ, सामने वो उसी जहाँ पे वो दिलशाद गार्डन है उसके पड़ोस में देसी ठेके की दुकान थी, वहाँ गया। उसने वो देसी जो आता है पौवा या ठर्रा जो भी आता है, उसने वो ख़रीदा। पड़ोस वाली दुकान पे जाके उसने पानी लिया, एक गिलास में उसने जैसे ही एक पैक लिया, मैं उसके पास सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे, समझ नहीं पाया कि वो मुझसे क्या बोले। आखिर में रोने लगा, सर बहुत नशे का आदी हूँ, बर्दाश्त नहीं होता है, सुबह उठते ही नशा करने का मन है, आज बीवी से लड़ाई हो गई थी, पर्स छीन लिया था। तो मुझे लगा कि मैं क्या करूँ, तो ऑफिस के लिए तो तैयार था, मैं सेल्स में हूँ और मैं एसएमसी कॉरपोरेशन या कोई ऐसी कॉरपोरेशन का एमसी या एसएमसी कुछ कॉरपोरेशन का नाम उसने मुझे बताया कि मैं वहाँ पे काम करता हूँ। और सर मैं फील्ड में रहता हूँ, इसलिए मुझे ऑफिस जाना नहीं होता है, तो मैं अपना सुबह दारू पी लेता हूँ और आज मेरी बीवी से लड़ाई हो गई तो उसने मेरा तो समझ लीजिए कि मैं उस इंसान से इतना गुस्सा भी था और अपने आप से इतना शर्मिंदा भी था कि जब मुझे पता था, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि मैंने उसको पैसा देके बढ़ाया। लेकिन ऐसा कितने लोग करते हैं, ऐसा कितने लोग सोच रहे होते हैं, और जब उनको पैसा नहीं मिलता तो वो छीना झपटी, चैन स्नैचिंग, लूट मार, कहीं घुसना, कोई अकेला पा गया या कहीं औरत के बारे में पता चल गया कि वहाँ कोई बहुत बूढ़ी औरत या आदमी रहते हैं, उस घर में घुस सकते हैं, रेकी करते हैं कि यहाँ बड़ा हाथ मार लेंगे। ऐसे दोस्त बन जाते हैं इन लोगों के कि आप मेरा साथ दो, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा। ये सब चीज़ें देख के आप खुद समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में ये कितनी बड़ी एक महामारी है, जिसके बारे में आदमी समझता है या सुनता ही है, लेकिन मानसिकता के पीछे नहीं जाता है कि उसके पीछे असली मानसिकता क्या है। ऐसी चीज़ों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर होने चाहिए, ऐसी चीज़ों के लिए सरकार
इन लोगों को जेल नहीं भेजना। ऐसे लोगों को जेल भेजने से सिर्फ जेल भरेगी, दिमाग में के अंदर जो मानसिकता है वो चेंज नहीं होगी। वो फिर वही करना चाहेंगे और वो फिर बाहर निकल के वही करेंगे 1 साल 2 साल 3 साल बाद, क्योंकि उनके मन में एक ही चीज़ है, मैं काम नहीं कर सकता, मुझे नशा करना है और मुझे कहीं से भी पैसे लाने हैं। और इन सब चीज़ों में अक्सर कई बार होता है कि जब कोई इंसान गुनाह करता है तो उसको पता है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, और उस गुनाह को करने में ऐसे कई लोग होते हैं जो फंस जाते हैं, जो बेगुनाह होते हैं, जिनके बारे में न कभी पता चल पाता है कि उन्होंने गुनाह किया या नहीं किया, और वो जेल में होते हैं। तो इस मानसिकता को मैं आगे और बताऊंगा और इन सब चीज़ों के बारे में और बात करूंगा। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास की चीज़ें बदलें, लोग बदलें, तो सबसे पहले आप अपनी मानसिकता बदलें, अपनी सोच को बदलें, आसपास की चीज़ों को देखें, समझें और ये सोचें कि क्या राजा महाराजा उस समय इतने अमीर थे तो उनके ज़माने में क्या गरीब नहीं होते होंगे? उनके ज़माने में चोर नहीं होते थे क्या? सब होते थे, लेकिन तब भी लोग डरते थे। एक कानून, एक राजा, एक ही नियम। आज एक राजा, 100 नियम, 100 कानून, फिर भी कोई डर नहीं। अकेले मोदी जी इस पूरे भारत को नहीं संभाल सकते। चाहे हम लोग कितना ही अच्छा उनको वोट दे दें या कितना ही अच्छा हम लोग प्रिटेंड करें कि हम लोग ऐसे बन गए हैं, लेकिन हर घर में, हर जेल में और हर एक गुनाह में मोदी जी जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, अमित शाह नहीं जा सकते, हर एक IAS PCS ऑफिसर नहीं जा सकता, हर एक मंत्रिमंडल, हर मंत्री नहीं जा सकता। इसके लिए छोटे स्तर पर सबसे पहले हम लोग को सोचना होगा, हम किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, हमें किस चीज़ को रोकना है, हमें क्या मानसिकता चेंज करनी है। हाँ, हम सुझाव दे सकते हैं कि जो लोग जेल में ऐसे केसेस में बंद हैं उनको क्या रिहेबिलिटेशन देना चाहिए, उनके साथ क्या करना चाहिए और उनको काम करने के लिए कैसे प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि नशा करने वाला इंसान का शरीर काम करने के लायक नहीं रह जाता है। कितनी भी कोशिश कर लो, वो हमेशा यही चाहेगा कि मैं नशा करूं किसी भी हालत में। तो ये सारा का सारा खेल मानसिकता और सोच का है। और मैं अगले वीडियो में आपको इससे ऊपर लेकर जाऊंगा, जहां हत्या, औरतों के खिलाफ जो केसेस होते हैं, या देश में क्या और चीज़ें हो रही हैं, रेप केसेस के बारे में, निर्भया केस जो हुआ था, या अभी बंगाल का केस है, इनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा जो आप सुनेंगे और सोचेंगे कि शायद ये चीज़ें आपने क्यों नहीं सोची पहले। और इसके बारे में आज तक पे काफ़ी डिबेट हुई, कई न्यूज़ चैनलों पे डिबेट हुई, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने राय दिए, पर शायद कुछ चीज़ें मैं ऐसे आपको बताऊंगा कि वो सुनने के बाद आप ये ज़रूर सोचेंगे कि हाँ, अगर ये चीज़ हो जाती तो शायद बहुत सारी औरतों की ज़िंदगी बच जाती, बहुत सारे आदमियों की सोच बदल जाती। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।